नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग। और इस क्लास से पहले द्विवेदी युग की दो क्लासें आपके लिए बनाई गई थी। एक क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि द्विवेदी युग है क्या और द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं तथा द्विवेदी युग के तथ्य उस क्लास में हमने पढ़े थे। एक क्लास आपके लिए द्विवेदी युग की और बनाई गई। उस क्लास में हम लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन और साहित्यिक परिचय को पढ़ा था। आज ये द्विवेदी युग की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि और द्विवेदी युग में जिनका सबसे बड़ा रचना संसार है, मैथिली शरण गुप्त को। तो इस क्लास में हम लोग मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे, बहुत गहराई के संग पढ़ेंगे, सारे तथ्यों को समेटते हुए और द्विवेदी युग की सारी रचनाओं को बेहद अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और अगर आप क्लास के अंत तक बने रहना पसंद करेंगे तो मेरा ये मानना है कि क्लास आपको आराम से समझ में आएगी और मैथिली शरण गुप्त आपको तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ और तारीख थी 3 अगस्त की। और 3 अगस्त को ही कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को ही कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त का जो निधन हुआ वो 12 दिसंबर 1964 में हुआ। और इनका जन्म हुआ कहाँ था तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है झांसी, और झांसी में गांव है चिरगांव। तो जन्म स्थान इनका झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो मिथिलाधिप नंदिनी शरण था, लेकिन पिताजी जब बच्चे को स्कूल में जमा कराने ले गए तो मास्टर साहब को नाम बहुत लंबा लगा और उनके रजिस्टर में नाम अट नहीं सका। तो मास्टर साहब ने उसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप दिया, छोटा कर दिया और मिथिलाधिप नंदिनी शरण बन गए मैथिली शरण गुप्त, और फिर उसी नाम से वो आगे प्रसिद्ध हुए। मैथिली शरण गुप्त के बहुत सारे उपनाम हैं। मेरी समझ से शायद हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा उपनाम मैथिली शरण गुप्त के ही हैं। तो जो उपनाम बहुत ज्यादा इनके इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग एक बार देखेंगे। परीक्षा में आपसे प्रश्न इनके उपनामों को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी साहित्य में ये जो है दद्दा के नाम से प्रसिद्ध हैं, हमको आपको सबको पता है। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसको इन्होंने 1931 में लिखा था। रचना का नाम है साकेत, और साकेत लिखने के लिए ही इनको आधुनिक तुलसीदास कहा जाता है। और आधुनिक तुलसीदास इनको पहली बार किसने कहा था तो गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक तुलसीदास कहा। इनको सामंजस्य का कवि भी कहा जाता है और कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। कुछ और इनके नाम हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। इनको जो है राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई महात्मा गांधी के द्वारा। इनकी एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध या फिर कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना भारत भारती, जिसका रचना काल है 1912, और नगेंद्र जो है इसका रचना काल मानते हैं 1913। हालांकि वो बात अलग है, अभी हम लोग जब रचनाएं पढ़ेंगे तो ये चीजें देखेंगे। लेकिन इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी और भारत भारती से प्रभावित होकर दी, ये हमको याद रखना है। इन्होंने जो अपने अनुवाद कार्य किए वो मधुप उपनाम से किए और ब्रज भाषा में ये रचनाएं रसकेंदु नाम से किया करते थे। और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इनकी जितनी रचनाएं लिखी गईं वो नित्यानंद उपनाम से लिखी गईं। इनको जो है नारी उद्धारक कवि भी कहा जाता है क्योंकि अपने समय में इन्होंने जो है खूब ज्यादा महिलाओं पे लिखा। साकेत की उर्मिला, यशोधरा इसके जो है उदाहरण हैं। इनको प्रबंध शिरोमणि भी कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम हो गए, राष्ट्र कवि, मधुप, रसिकेंदु, नित्यानंद, नारी उद्धारक कवि या फिर प्रबंध शिरोमणि। एक प्रश्न आपसे है कि अगर राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है तो डिप्टी राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? इसका जवाब आप जो है नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि डिप्टी राष्ट्र कवि किसको कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनके रचना संसार पे। बहुत लंबा चौड़ा इनका रचना संसार है जिसको हम लोग बेहद गहराई के संग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, फिर उसके बाद अगले चरण में हम देखेंगे कि किस किस रचना के बारे में क्या क्या प्रमुख है। तो इनका रचना संसार देखें, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकी पहली कविता पर। तो गुप्त जी की जो पहली कविता थी वो हेमंत थी
1905 में प्रकाशित हुई थी और सरस्वती पत्रिका में इस कविता का प्रकाशन हुआ था। तो ये चीज याद रहेगी, हेमंत इनकी पहली रचना है, 1905 में सरस्वती में ये रचना इनकी प्रकाशित होती है। बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग बात करेंगे इनकी रचनाओं पे। तो इनका एक जो है महाकाव्य है जिसको हमने अभी पहले भी जाना, साकेत जो है इनका महाकाव्य है और इसका रचना काल क्या है, 1931। तो ये चीज आप याद रखिएगा, साकेत 1931। अब हम लोग बात करेंगे इनके खंड काव्यों पे। तो मैथिली शरण गुप्त का पहला खंड काव्य 1909 में प्रकाशित होता है, रंग में भंग। तो ये याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त का पहला खंड काव्य 1909 रंग में भंग। फिर 1910 में इनका जयद्रथ वध प्रकाशित होता है। 1912 में भारत भारती, शकुंतला 1923 में, पंचवटी 1925 में, किसान 1917 में, अनग 1925 में, हिंदू 1927 में, झंकार 1929 में, गुरुकुल 1929 में, बिकट भट्ट 1929 में, सैरंध्री 1927 में, वक संहार 1927 में, वन भैभव 1927 में, शक्ति भी 1927 में और साल आता है 1933 का। और इनके द्वारा बेहद प्रसिद्ध रचना लिखी जाती है यशोधरा। तो यशोधरा के जीवन पे ये रचना आधारित है। और द्वापर जो इनकी रचना है वो 1936 की रचना है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं इनकी और रचनाओं को। सिद्धराज इनकी 1936 में है, नहुस 1940 में है, कुणाल गीत 1942 में है, करबला 1942 में है, अजित 1946 में है, हिडिंबा 1950 में है और विष्णुप्रिया 1957 में है, जय भारत 1952 में है और त्रिपदगा 1928 में है। तो ये जो है इनकी रचनाएं हो गई। अभी इनके बारे में हम लोग प्रमुख तथ्य आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इनकी कुछ और रचनाएं देखते हैं। इनके द्वारा अनुदित रचनाओं को देख लेते हैं। तो इन्होंने 3 रचनाओं का अनुवाद किया जिसमें प्लासी का युद्ध है, मेघनाथ वध है और वृत्त संहार है। इन 3 रचनाओं का इनके द्वारा अनुवाद किया गया। इनके 3 नाटक हैं जिनमें से पहला है तिलोत्तमा, दूसरा है चंद्रहास और तीसरा है अनग। तो ये इनके 3 नाटक हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है फिलहाल इनका रचना संसार है। इनकी काव्य रचनाएं हो गई, इनकी अनुदित रचनाएं हो गई और इनके ये नाटक हो गए। तो इनको जो है आप लोग अपने स्तर से याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में, थोड़ा उसमें गहरा उतर के देखते हैं किस रचना में इन्होंने क्या लिखा है, कौन सी रचना किस विषय पर आधारित है। तो इनका जो पहला है खंड काव्य है वो रंग में भंग है और ये खंड काव्य बूंदी तथा चित्तौड़ के राजपूत शासकों का शौर्य गाथा है। जयद्रथ वध जो है 1910 में है जिसमें अभिमन्यु की शौर्य गाथा का चित्रण किया गया है और इसमें अभिमन्यु के माध्यम से मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर देने का संदेश है। इनका अगला खंड काव्य है शकुंतला और शकुंतला जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित इनका खंड काव्य है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं भारत भारती के बारे में। तो भारत भारती का जो रचना काल है वो हम लोग देख चुके हैं, कब है, 1912 ईस्वी में है। और मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि बच्चन जो है भारत भारती का रचना काल मानते हैं 1913 में। बच्चन इसका रचना काल मानते हैं 1913 में और इसी रचना पर इन्हें 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी रचना पे डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। तो ये जो है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। एक हमारे पास और कथन है बच्चन सिंह का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन है भारत भारती के लिए। इसको भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। तो ये जो है 2 कथन हो गए भारत भारती के बारे में जिनको आप लोग याद रखिएगा। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है मुसद्दे हाली, इसकी मैं थोड़ी सी कहानी समझा दूं। ये जो मुसद्दे हाली है ये एक इस्लामिक रचना है और इस रचना में जो है 3 खंड जो है किए गए हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। तो ऐसा माना जाता है कि भारत भारती पर इस इस्लामिक रचना मुसद्दे हाली का प्रभाव है और इसी तरीके से गुप्त जी ने भी अपना जो भारत भारती ग्रंथ है इसको भी 3 भागों में बांटा है।
पहला है अतीत खंड, दूसरा है वर्तमान खंड और तीसरा है भविष्यत खंड। तो यहां से क्या याद रखना है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत भारती पर किस रचना का प्रभाव परिलक्षित होता है। दूसरा आपसे यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि भारत भारती कितने भागों में विभाजित है। तो 3 भागों में विभाजित है। इसका पहला खंड अतीत खंड है, दूसरा खंड वर्तमान खंड है और तीसरा खंड जो है उसका भविष्यत खंड है। तो यह बात हो गई भारत भारती की। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और कुछ रचनाओं को और देखेंगे। ये जो पंक्तियां हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबल तल में। ये पंक्तियां आपसे पूछी जाती हैं तो पहले आपको यही याद रखना है कि ये पंक्तियां हैं किसकी। तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। और अगर आपसे प्रश्न ये कर लिया जाए कि मैथिली शरण गुप्त के किस खंड काव्य से ये पंक्तियां हैं, तो मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य पंचवटी से ये पंक्तियां हैं। तो ये चीज याद रहेगी। यशोधरा इनका 1933 में खंड काव्य है और ये जो है चंपू काव्य है। तो चंपू काव्य आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे गद्य काव्य होता है, जैसे पद्य काव्य होता है, और गद्य पद्य को जो मिश्रित करके काव्य लिखा जाता है उसको कहा जाता है चंपू काव्य। तो यशोधरा, ये यहां से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना चंपू शैली में लिखी गई है। तो आपको याद रखना है यशोधरा जो है चंपू काव्य इनका है। और यशोधरा की जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो आपसे खूब पूछी जाती हैं, धूमधाम से पूछी जाती हैं। पंक्तियां क्या हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। और प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के किस खंड काव्य से हैं। तो ये याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे, कुछ चीजें और देख लेते हैं। अगली इनकी रचना सिद्धराज है और सिद्धराज एक ऐतिहासिक खंड काव्य है और इसमें जयसिंह की वीरता का चित्रण किया गया है। उसके बाद साकेत इनकी जो प्रमुख रचना है, मैंने आपको अभी बताया 1931 जो है इसका रचना काल है। और ये जो साकेत है ये पाली भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय होता है अयोध्या। और ये रचना 1915 में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसका जो समापन हुआ, यह रचना जब पूर्ण हुई तो 1931 हो चुका था। यानी आप देखिए, एक रचना को लिखने में 15-16 साल एक कवि लगाता है। इसीलिए पुस्तकें हमारे लिए इतनी आवश्यक होती हैं। एक पुस्तक किसी व्यक्ति के 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का चिंतन होता है और उस पुस्तक को हम 2-3 दिन में पढ़ लेते हैं। ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जो लिखा जाता है, उसमें जो है भूमिका में लेखक उसके लिखते हैं कि मैंने इसको लिखने में 10 दिन लगाए, 10 साल लगाए, 40 साल लगाए, 20 साल लगाए। अब देखिए पुस्तकें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं कि किसी व्यक्ति का 20 साल का अनुभव, 20 साल का शोध, 20 साल का रिसर्च हमको सिर्फ 4 दिनों में मिल जाता है। ये है पुस्तकों की हमारे जीवन में भूमिका। इसीलिए किताबें इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती हैं। तो जो लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकें जिनको सर्वाधिक प्रसिद्ध होती हैं, वो अपनी उम्र से कई गुना बड़े होते हैं क्योंकि उनको बहुत अनुभव होता है। तो ये जो है आप ध्यान रखिए कि इसका जो आरंभ हुआ था वो 1915 में हुआ था और ये जो पूर्ण हुई थी 1931 में पूर्ण हुई थी। अगर हम बात करें कि साकेत में खंड सर्ग कितने हैं, तो इसमें कुल सर्ग 12 हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना, साकेत में कुल सर्ग 12 हैं। और इसकी भूमिका में जो है एक शानदार लाइन मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, यानी तुलसीदास भी रामचरित मानस उनके अंदर से कैसे उमगती अगर महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो महावीर मैथिली शरण गुप्त के परिप्रेक्ष्य से महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और तुलसी के परिप्रेक्ष्य से महावीर जो है अपने हनुमान जी हैं। तो ये कहना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त की अगर जो है महावीर तुलसीदास को न मिल पाए होते तो उनके द्वारा रामचरित मानस न लिखी जाती, और मुझे अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी न मिले होते, तुलसीदास को जिस तरीके से हनुमान जी न मिलते तो उनसे रामचरित मानस न लिखी जाती, और मुझे महावीर प्रसाद द्विवेदी न मिलते तो मेरे द्वारा साकेत की रचना कभी न हो सकती। अब साकेत का प्रभाव
की साकेत लिखने के लिए किस तरीके से मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित हुए, ये कहानी समय आने पे आपको बताई जाएगी। अभी जो है थोड़ी देर बाद तो आपको पता चलेगा कि मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा किस तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली। फिलहाल आपको साकेत के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अब जो है मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम लोग कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को जो है कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा है। वहीं पर गुप्त जी को रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्य का कवि कहा है और डॉक्टर उदय भान सिंह ने इनको अंत्या अनुप्रास का स्वामी कहा है। और इनका जो प्रिय छंद था वो हरिगीतिका था। और इनकी जो आरंभिक रचनाएं थी वो एक पत्रिका निकलती थी कोलकाता से, वैश्योपकारक। इस पत्रिका में इनकी आरंभिक रचनाएं छपा करती थी। उसके बाद ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। फिर उसके बाद यानी 1905 से, इनकी पहली कविता 1905 में सरस्वती में छपी थी ना, फिर 1905 में लगातार इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं और अपना ये जो है लगातार प्रसिद्धि पाते रहे, लोकप्रियता पाते रहे। तो ये बात हो गई इनकी मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ तथ्य। कुछ चीजें हम लोग और देखेंगे, कुछ फैक्ट्स हम लोग और देखेंगे। अब एक चीज है, कथन की दृष्टि से अगर कोई साहित्य का इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो एक समय में जिस तरीके से रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कथन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज भी है लेकिन आज उतना नहीं है जो आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले था। धूमधाम से कथन आते थे, पता लगा 10% पेपर जो है रामचंद्र शुक्ल के कथनों से बनाया गया है, लेकिन अब उतना उसका महत्व नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में कथन की दृष्टि से देखें तो बच्चन सिंह ने जो अपना इतिहास लिखा है वो कथन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास है। और मेरी मानिए कि आप उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, उस इतिहास को पढ़ लीजिए, उसके कथनों पे जो है मार्किंग कर लीजिए, टिक कर लीजिए, क्योंकि कथन बच्चन सिंह के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो मैंने तो ऐसा काम शुरू कर दिया है कि अब मैं जो आपको कवि पढ़ाऊंगा उसमें बच्चन सिंह के आपको इंपॉर्टेंट कथन क्लास के आखिरी में बता दिया करूंगा, जैसे मैंने इस क्लास में बताया। अगर शुक्ल के इंपॉर्टेंट कथन हुए उस कवि या लेखक के बारे में तो शुक्ल के भी बता दूंगा। फिलहाल मैंने जब बच्चन की किताब पढ़ी तो मैंने नगेंद्र किताब पढ़ी। मैं जो आपके लिए क्लासेस बनाता हूं सारी किताबों से लगभग पढ़ के बनाता हूं, तो मैंने जो नगेंद्र की किताब पढ़ी तो उसमें कथन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन बच्चन सिंह की जो है किताब में मुझे ये कुछ कथन बहुत इंपॉर्टेंट मिले जो मैंने आपके सामने रख दिए। इनको एक बार पढ़ते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी की निर्मिति थे। दूसरा कथन इनका है कि गांव की सरसता, निश्चलता और कर्मठता की वे सजीव मूर्ति थे, ठीक अपने गुरु द्विवेदी जी की तरह। तीसरा कथन इनका है कि द्विवेदी जी में आर्य समाज की मिलिटेंसी थी। मिलिटेंसी यानी आक्रामकता। द्विवेदी जी में आर्य समाज की मिलिटेंसी थी तो गुप्त जी में वैष्णवी विनम्रता। ये कथन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि वह धर्म से विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों से गांधीवादी और साहित्य से अभिधावादी थे। तो इस कथन को आप लोग याद रखिएगा। एक बार फिर पढ़ते हैं कि वह धर्म से विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों से गांधीवादी और साहित्य से अभिधावादी थे। इनका अगला कथन है कि कोई भारतीय संस्कृति और समसामयिक यथार्थ के बाह्यार्थ निरूपक कोई की जगह पे करिए ये या करिए गुप्त जी। ये भारतीय संस्कृत और समसामयिक यथार्थ के बाह्यार्थ निरूपक कवि हैं। तो ये भी कथन हो जाएगा इनका। और जो है कुछ चीजें पढ़ते हैं, इनके कथन पढ़ते हैं। उनकी काव्य वृत्ति पुरानी है किंतु उस पर रंग नया है, और जो कुछ उनका नया है उसका आधार पुराना है। उनका श्रृंगार रस दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता। मतलब उन्होंने जितना जो है श्रृंगार रस में लिखा है वो दाम्पत्य जीवन को केंद्र में रख के लिखा है। इसीलिए बच्चन सिंह कहते हैं कि उनका जो श्रृंगार रस है वो दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता। अब वो वाली बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त किस तरीके से महावीर से प्रभावित होकर अपनी ये साकेत की रचना करते हैं। तो देखिए,
ये जो एक निबंध लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार, निबंध का नाम था काव्य की उपेक्षिताएं। निबंध का क्या नाम था? काव्य की उपेक्षिताएं। और इस निबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था कि किस तरीके से हमारे साहित्य में कुछ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, जबकि उनकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए थी। इस निबंध से प्रभावित होकर 1908 में सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा था भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। निबंध का नाम क्या था? उर्मिला विषयक उदासीनता। इसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से रामचरितमानस में या जो है वाल्मीकि की रामायण में उर्मिला को उपेक्षित किया गया, लेकिन उर्मिला जैसा बड़ा पात्र, महनीय पात्र, भावुक कर देने वाला पात्र उपेक्षा योग्य नहीं था। आप स्वयं सोचिए, अगर किसी स्त्री के पास दो विकल्प हैं, पहला विकल्प यह है कि तुमको तुम्हारा पति जहां जहां जाएगा वहां पे जाना है, दूसरा विकल्प उसके पास यह है कि तुमको घर पे ही रहना है, पति तुम्हारा बाहर चला जाएगा और सेवा करनी है अपनी सासों की, और सास कितनी है? 3। एक सास झेलना मुश्किल है लड़कियों के लिए, उनकी उर्मिला के पास 3 सासें हैं। तो आप स्वयं निर्धारित कीजिए, दुख सीता का बड़ा है कि दुख उर्मिला का बड़ा है? उनका पति भी चला गया है, सास की सेवा भी करनी पड़ रही, कम से कम उनका पति तो, उनका दुख उनको भी है लेकिन उनका पति तो उनके साथ है कम से कम। तो यही चीज जो है इस निबंध में बताई गई थी कि दुख वास्तविकता में उर्मिला का बड़ा है, लेकिन उर्मिला को लेकर ना रामायण में कोई बात लिखी गई, ना रामचरितमानस में तुलसीदास ने उर्मिला के लिए एक चौपाई लिखी। इस चीज को जो है, इस निबंध को जब पढ़ा मैथिली शरण गुप्त ने, तो उनको लगा गुरुजी यार बात तो एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब अपना साकेत लिखा और साकेत का नवा सर्ग पूरा उर्मिला को समर्पित किया, और उसमें उर्मिला को खूब रुलाया, इतना रुलाया कि गांधी जी को यह कहना पड़ा कि जो है साकेत में उर्मिला को इतना न रुलाया जाता तो अच्छा था। तो नवा सर्ग जो है साकेत का वो पूर्णतया समर्पित है इनको, उर्मिला को। तो ये आपको समझ में आ गए। और साकेत लिखने की प्रेरणा जो मिली थी गुप्त जी को, वो कहां से मिली थी? वो मिली थी इसी इनके निबंध से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध उर्मिला विषयक उदासीनता से। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त थे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर क्लास आपको ठीक ठाक लगी है तो आपके एक लाइक पे मेरा हक है। धन्यवाद।